नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से। इटावा जिले में एक ओहरीपुर नाम का गांव पड़ता है और इसी ओहरीपुर गांव में रहने वाला बाबूलाल जो कि पेशे से गड़रिया होता है। उसके पास 30 से 40 बकरियां होती है। वह हमेशा इन बकरियों को चराने के लिए हर रोज सुबह के समय खेत में चला जाता था और शाम के समय अपनी बकरियों को लेकर अपने गांव में वापस आता था। ये इन बकरियों का व्यापार भी किया करता था और महीने में अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था, जिसके कारण इसके परिवार का गुजारा ठीक ठाक तरीके से चल जाया करता था। बाबूलाल के परिवार में इसकी पत्नी शारदा देवी होती है और एक छोटी बहन होती है जिसका नाम बिमला होता है। अब बाबूलाल एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम अंकुश होता है। अंकुश जो कि इस समय अपनी छठी कक्षा में पढ़ाई किया करता है। अंकुश एक ऐसा लड़का होता है जो शरीर से काफी हष्ट-पुष्ट होता है। मात्र उम्र उसकी जो है 14 साल होती है, लेकिन ऐसा दिखाई देता है मानो 15-16 साल का लड़का हो। परिवार बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से अच्छा खासा चल रहा होता है। घर में सुख शांति होती है, समृद्धि होती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर इस पूरे परिवार के साथ क्या होने वाला है। अब जो लड़का होता है वो आगे चलकर भविष्य में किस किस घटना को अंजाम देने वाला था। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 1 अक्टूबर 2025 का दिन होता है। सुबह के करीब 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। बाबूलाल का छोटा बेटा अंकुश अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है और आज बाबूलाल की तबीयत थोड़ी सी खराब होती है, जिसको बुखार आ जाता है, जिसके कारण बाबूलाल अपनी पत्नी शारदा को कहने लगते हैं कि सरोज, आज मैं बकरियां चराने के लिए खेत में नहीं जा सकता। मुझे काफी तेज बुखार है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसी वजह से बकरियों को चराने के लिए खेत में नहीं जा सकता हूँ। तभी उसकी छोटी बहन विमला कहने लगती है कि भाई, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर से दवाई लेकर आती हूँ। लेकिन इसका भाई बाबूलाल अपनी बहन बिमला को कहने लगता है कि बिमला, तुम बाहर काम पर जाया करती हो, तुम्हें कैसे कैसे लोग गांव में रहते हैं। इसकी वजह से बिमला चुप खड़ी हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद बाबूलाल की पत्नी सरोज देवी कहने लगती है कि ऐसा करती हूँ, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ, थोड़ी देर में ही दवाइयाँ आ जाएंगी और फिर तुम दवाई ले लेना, और अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती है तो फिर बकरियाँ चराने के लिए चले जाना। इस तरह से बाबूलाल मान जाता है और फिर बाबूलाल की पत्नी सरोज देवी अपने घर से बाहर निकल जाती है। वह डॉक्टर की दुकान पर जा रही होती है कि बीच रास्ते में एक बैठक पड़ती थी। उसी बैठक के अंदर निकुल जमींदार बैठा था। निकुल जमींदार एक ऐसा जमींदार होता है जो लंगोट का ढीला होता है, नाड़े का ढीला होता है। जब शारदा डॉक्टर की दुकान पर जा रही होती है तो उस निकुल जमींदार की नजर शारदा पर पड़ जाती है। शारदा देखने के बाद निकुल जो होता है जमींदार की नियत में कमी आ जाती है, क्योंकि शारदा उसको काफी पसंद आ गई थी। शारदा उसकी काफी अच्छी लगती है और इस तरह से निकुल जमींदार अपनी बैठक से बाहर निकलता है और सरोज देवी के पीछे चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद सरोज देवी डॉक्टर की दुकान के अंदर चली जाती है। कुछ देर के बाद सरोज देवी डॉक्टर से दवाइयाँ लेती है और फिर दवाइयाँ लेकर वह उस डॉक्टर की दुकान से बाहर चली जाती है। तब तक निकुल जमींदार बाहर खड़ा हुआ हो उसका इंतजार कर रहा होता है और सरोज अपने घर की तरफ जाने लगती है तो फिर बीच रास्ते में निकुल जिम्मेदार इसका हाथ पकड़ लेता है। अब निकुल जमींदार इस सरोज देवी को कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ सिर्फ थोड़ा सा वक्त गुजार लेती हो तो मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूँ, तुम्हारी गरीबी को दूर कर सकता हूँ। सरोज देवी जैसे ही निकुल जमींदार को इन बातों को सुनती है तो गुस्से में पागल हो जाती है, आग बबूला हो जाती है। सरोज देवी एक मिनट के लिए ये बात नहीं सोचती है कि ये बहुत बड़ा जमींदार है। सरोज देवी इसके मुंह पर जोरदार तमाचा मार देती हैं और तमाचा लगता है तो तमाचे की गूंज कुछ लोगों तक भी पहुंच जाती है और सब लोग पूरे घटनाक्रम को देख रहे होते हैं। निकुल जमींदार अब सरोज देवी को कहने लगता है कि इस तमाचे का बदला जरूर लिया जाएगा। एक दिन तुम्हारे घर के से उठा लेकर आऊंगा और तुम्हारे साथ वो काम करूंगा जिसको करने के बाद तुम कहीं की मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। सरोज देवी को धमकी दी जाती है, लेकिन सरोज देवी इसकी बातों को एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। सरोज देवी नहीं जानती कि आगे चलकर भविष्य में ये जमींदार इसके साथ क्या करने वाला होता है, और इस तरह से सरोज देवी इसके थप्पड़ मारकर अपने घर चली जाती हैं। उसी समय जो होता है इसके बाल जो है पकड़ लेता है, वहां पर जो है घसीटना शुरू कर देता है। अब बीच बचाव करते हुए इसके बाद जमींदार फिर से धमकी देता है और कहता है कि तुम्हारे साथ
वो काम करूंगा कि तुमने अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। और इस बात जो है सरोज देवी अपने घर की तरफ पहुंच जाती है, लेकिन सरोज देवी आज अपने घर पर पहुंचने के बाद इस बारे में ना तो अपने पति से जिक्र करती है और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को बताती है। यही सबसे बड़ी शारदा की गलती हो जाती है, शारदा की भूल हो जाती है। अब सरोज देवी अपने पति बाबूलाल को दवाइयाँ देती है और बाबूलाल दवाइयाँ खाकर आराम करने लग जाता है। कई घंटों का वक्त गुजरने के बाद बाबूलाल की तबीयत में सुधार नहीं आता है, उसका बुखार भी ठीक नहीं होता है। इस तरह से पूरा दिन गुजर जाता है, पूरी रात भी गुजर जाती है। जैसे ही अगला दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2025 का दिन आता है तो सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। बाबूलाल कहने लगता है कि देखो, बकरियां कल से भूखी खड़ी हैं और उनको चराने के लिए खेत में कौन आएगा। तभी बाबूलाल कहने लगता है कि मैं बिमला को नहीं भेजने वाला और बेटा अंकुश अपने स्कूल में चला गया है। सरोज, तुम ऐसा करो, आज तुम बकरियां चलाने के लिए खेत में चली जाओ। सरोज मान जाती है। अब अपने पति बाबूलाल को कहने लगती है कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक 2 दिन तक बकरियां चराने के लिए खेत में मैं जाऊंगी। इस तरीके से सुबह के तकरीबन 11 बजे के आसपास जो है होती है, उसकी पत्नी बकरियां लेकर खेत में चराने के लिए चली जाती है। जैसे ही बकरियां खेत में पहुंच जाती है तो बीच रास्ते में निकुल जमींदार खेत पड़ते हैं और आज के समय निकुल जमींदार अपने खेत में बैठा हुआ था। साथ में उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम जगदीश होता है, जगदीश जो कि एक पुलिस दरोगा होता है, लेकिन आज के समय में सस्पेंड हो चुका होता है। काफी रिश्वत लिया करता था जिसके कारण उसको सस्पेंड कर दिया गया था। और आज के समय निकुल और जगदीश दोनों बैठकर खेत में शराब पी रहे होते हैं। और जब निकुल की नजर सरोज देवी पर पड़ती है तो सरोज देवी को देखकर निकुल की वह तमाचा याद आ जाता है। निकुल उसी समय अपने दोस्त को कहने लगता है कि कल मुझे इसने बहुत तेज थप्पड़ मारा था पहाड़ी पंचायत में। अब जगदीश कहने लगता है तुम्हें उल्टी सीधी हरकत कर दी होगी। इसके बाद जो निकुल जिम्मेदार होता है कहने लगता है कि आज इस महिला को सबक सिखाना होगा, इसके साथ वो गलत काम करना है जिसे करने के बाद ये कहीं की मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अब मौका पाते ही निकुल जिम्मेदार और साथ में उसका दोस्त जगदीश पुलिस दरोगा ये दोनों खेत से बाहर निकलकर वहां पर जाते हैं। वहां पर सरोज देवी अपनी बकरियों को चरा रही होती है और सरोज इस निकुल जमींदार को देख लेती है तो काफी डर जाती है, काफी सहम जाती है। निकुल जमींदार इधर उधर देखने लग जाते हैं, आसपास में कोई भी किसान नहीं होता है, कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। मौका पाते ही ये दोनों इसके पास आते हैं और इसके साथ जो है छीना झपटी करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से जगदीश भी होता है, वो देखते ही देखते इस महिला सरोज देवी के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और फिर इसके बाद जो निकुल जमींदार होता है इस पुलिस का रुमाल लेता है और उसके साथ और हाथ पैर दोनों बांध देता है। अब दोनों ही अपने उसे कंधे पर उठाकर खेत में ले जाते हैं। खेत में ले जाने के बाद इसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, मुंह पर बांध दिया जाता है और बारी बारी से ये दोनों उस महिला के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। अब ये दोनों तब तक करते हैं तब तक इन दोनों का मन शांत नहीं होता है। इन दोनों के मन को खुशी मिल जाती है और जब इन दोनों की तृप्ति हो जाती है, दोनों के मन खुश हो जाते हैं, मन शांत हो जाते हैं, तो फिर ये दोनों इस महिला सरोज देवी को धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने किसी को भी ये बात बताने की कोशिश की तो तुम्हारे पति को झूठे इल्जाम में फंसाएंगे, झूठे इल्जाम में फंसाकर उसको जेल में बंद करवा देंगे। यहाँ पर सरोज होती है काफी डर जाती है, काफी सहम जाती है। सरोज सोचने लगती है कि बड़ा जमींदार है, कुछ भी कर सकता है, साथ में इसके पुलिस वाला भी है। और इस तरीके से सरोज देवी को वह छोड़ दिया जाता है। 1 घंटे के बाद सरोज देवी अपनी बकरियों को लेकर अपने घर पर आती है, लेकिन जाते जाते यहाँ पर जो पुलिस दरोगा जगदीश और निकुल जमींदार इस महिला सरोज देवी को धमकी दी जाती है। और वो धमकी ये दी जाती है कि बाबूलाल की जो बहन है बिमला देवी, उसके साथ भी यही काम किया जाएगा। और इस बात को सुनकर ये महिला सरोज काफी डर गई थी। सरोज अपने घर पर आ जाती है, लेकिन अपने ना तो पति को कुछ बताती है और ना ही अपनी ननद को बताती है और इस तरीके से चुपचाप अपने घर में कामकाज करने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। निकुल जमींदार अब बाबूलाल के पूरे परिवार की बात की तरह नजर रखने लग जाता है। निकुल जमींदार हर समय इस बात को ध्यान में रखता था कि इसका पूरा परिवार कहाँ पर जाता है और कहाँ पर नहीं जाता है, लेकिन बाबूलाल का परिवार नहीं जानता था कि आगे चलकर इसके परिवार की सदस्य बिमला के साथ क्या होने वाला था।
इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 26 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है और बाबूलाल अपनी पत्नी सरोज को कहने लगता है, सरोज तुम्हारे पास कपड़े खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे पास नए कपड़े नहीं है और न ही विमला के पास कपड़े हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आज बाजार में जाता हूँ, साथ में तुम भी मेरे साथ चलो और विमला भी मेरे साथ चलेगी। आज मैं पूरे परिवार के लिए कपड़े खरीद कर लाने वाला हूँ। बेटा अंकुश तो अपने स्कूल में जा चुका है और जब विमला से ये बात पूछी जाती है कि तुम शहर में हमारे साथ चलोगी, विमला मना कर देती है। विमला अपने भाई बाबूलाल को कहने लगती है कि मैं शहर में जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि भेड़ बकरियों को चराने के लिए कौन जाने वाला है। लेकिन बाबूलाल कहने लगता है कि बकरियों में मैं खुद चरा कर लाऊंगा, जैसे ही मैं शाम के समय वापस आ जाऊंगा तो मैं बकरियों को लेकर खेत में जाऊंगा। और अपनी बहन विमला को कहने लगता है कि तुम्हें बकरियां चराने की खेत में नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और ये दो चार बातें कहने के बाद जो बाबूलाल होता है अपनी पत्नी सरोज को लेकर शहर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अपने घर से निकलता है, गांव के बस अड्डे पर पहुंच जाता है। गांव के बस अड्डे पर आकर बाबूलाल किसी ऑटो रिक्शा का इंतजार करना शुरू कर देता है। लेकिन निकुल जमींदार बाज की तरह इन दोनों पर नजर रख रहा होता है और निकुल जमींदार जब इस बात को देख लेता है कि बाबूलाल अपनी पत्नी सरोज देवी को लेकर शहर में जाने वाला है, तब फिर निकुल जिम्मेदार सोचने लगता है कि आज इसके पास बहुत बड़ा मौका है, क्यों ना आज विमला के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और इस तरह से जमींदार निकुल होता है अपने दोस्त जो है जगदीश के पास फोन कॉल करता है। अब किस्मत खराब होती है, पुलिस दरोगा गांव में ही होता है और उसके बाद जगदीश जो होता है दोनों मिलकर जो है बैठक में बातचीत करते हैं। उसके बाद दोनों बैठकर बतलाते, शराब पीते और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो निकुल जमींदार और इसका जो दोस्त होता है जगदीश को कहने लगता है, आज हमारे पास बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि आज बाबूलाल अपनी पत्नी सरोज को लेकर शहर गया है और हो सकता है कि उसकी बहन जो बिमला है वो घर पर बिल्कुल अकेली हो। वास्तव में यही होता है और उसके बाद निकुल जमींदार कहने लगता है कि चलो अपनी मोटरसाइकिल उठाकर उसके घर चलते हैं और इस तरह से दोनों अब मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल जाते हैं और फिर मोटरसाइकिल जो है वहीं पर जाकर रोक देते हैं घर के दरवाजे पर। घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। 1-2 मिनट का वक्त गुजरने के बाद बाबूलाल की बहन बिमला देवी अपने घर का दरवाजा खोल देती है और जैसे ही वो घर का दरवाजा खोल देती है तो ये दोनों उसके घर के सामने खड़े होते हैं। नकुल जिम्मेदार और उसका दोस्त जगदीश नशे में धुत होते हैं और दोनों मौका पाकर इसके घर के अंदर घुस जाते हैं। घर का दरवाजा, मुख्य दरवाजा जो होता है वो अंदर से बंद कर लिया जाता है और तब तक लड़की संभलती, उस समय तक ये जगदीश और इसका जो दोस्त होता है इसके मुंह पर हाथ रख चुका होता है, उसको चीखने चिल्लाने का मौका नहीं मिलता है। और फिर ये दोनों इस लड़की बिमला को लेकर उसके घर के अंदर चले जाते हैं, कमरे के अंदर चले जाते हैं, कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं और फिर इन दोनों का आगे का काम शुरू हो जाता है। जगदीश और साथ में इसका दोस्त ये दोनों ही मिलकर इस लड़की बिमला के साथ बारी बारी से गलत काम करना शुरू कर देते हैं। ये गलत काम बिमला के साथ तब तक किया जाता है तब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, दोनों के मन की शांति नहीं मिल जाती और आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद जब इन दोनों का मन शांत हो जाता है तो उसका दोस्त जगदीश इस लड़की बिमला को धमकी देता है, कहने लगता है कि अगर तुमने हमारे परिवार के अपने परिवार के किसी भी सदस्य को या गांव में किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। और इस तरह से बिमला वहां पर काफी डर जाती है, काफी बेचैन हो जाती है और इसके बाद ये दोनों बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, अपनी बैठक में आते हैं और वहां फिर बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। लेकिन बिमला अपने परिवार के अंदर अपने कमरे के अंदर बैठकर रो रही होती है, गिड़गिड़ा रही होती है। शाम के समय जब उसका भाई बाबूलाल कपड़े की खरीदारी करके अपनी बहन को रोते हुए देखता है तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसकी बहन नहीं बताती है, ना ही वो अपनी भाभी सरोज देवी को कुछ बताती है। आज बिमला भी अब वही गलती कर देती है जो उसकी भाभी ने की थी। वो आगे चलकर बिमला और सरोज इन दोनों के साथ क्या होने वाला था इस बात के बारे में ना तो बिमला जानती थी और ना ही सरोज जानती थी। बिमला और सरोज दोनों इस बात से डरती थी कि अगर हमने किसी के सामने इस बात का जिक्र कर दिया तो जमींदार निकोल, साथ में उसका दोस्त जो होता है जगदीश, हमारे परिवार को बिल्कुल खत्म कर देगा। इसी बात से डरकर ये दोनों ही ना तो किसी परिवार के किसी सदस्य से बताती इस बात को और ना ही गांव के किसी भी व्यक्ति के सामने ये बात बताई जाती है।
दिन गुजरते चले जाते हैं, आखिरकार दिन आ ही जाता है। वो तारीख होती है 20 नवंबर 2025 की सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। घर में लड़की बिमला बिल्कुल अकेली होती है और इस बात के बारे में निकुल जमींदार भली भांति जानता था, क्योंकि निकुल जमींदार बाज की तरह इसके पूरे परिवार पर नजर रखता था। और आज भी यही लड़की जैसे ही अपने घर में अकेली होती है तो निकुल जमींदार अपने दोस्त को अपनी बैठक में बुलाता है और कहने लगता है आज भी वो लड़की बिमला अपने घर में अकेली है, क्यों ना आज भी उसका फायदा उठा लिया जाए। अब इस तरीके से जो है ये बैठक में के अंदर शराब पीते हैं। थोड़ी थोड़ी शराब पीने के बाद फिर से मोटरसाइकिल मंगवाई जाती है और फिर ये दोनों बैठकर मोटरसाइकिल पर इसके घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। घर के दरवाजे पर पहुंचने के बाद ये दोनों दस्तक देने लग जाते हैं, लेकिन आज लड़की बिमला घर का दरवाजा नहीं खोलती है। वह दरवाजे के अंदर से ही देख चुकी थी कि आज ये दोनों घर में ही फिर से आएंगे और फिर उसके साथ गलत काम करेंगे। दरवाजे पर कम से कम 15 मिनट तक दस्तक दी जाती है, कोई भी दरवाजा नहीं खोला जाता है। उसी समय इनका एक पड़ोसी जिसका नाम राधे मोहन होता है, वह इन दोनों को लगातार देख रहा होता है। राधे मोहन इस बात को सोचने लग जाता है कि ये जमींदार इसके घर पर आते जाते रहते हैं, कुछ दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। राधे श्याम बस इस दोनों पर नजर रख रहे होते हैं, लेकिन जमींदार निकोला और उसका जो दोस्त होता है जगदीश कहने लगता है कि लड़की ऐसे दरवाजा खोलने वाली नहीं है, चलो दीवार से छोटी जो दीवार है उससे दीवार पर फांद कर इसके घर के अंदर चले जाते हैं। दोनों ही हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों दीवार फांद कर घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और राधे मोहन पड़ोसी दोनों को लगातार देख रहा होता है। और जैसे ही नकुल जमींदार और ये उसका जो साथी होता है वो अंदर जाते हैं और लड़की का जो मुंह है पकड़ लिया जाता है, मुंह पर हाथ रख लिया जाता है और बिमला को लेकर फिर से कमरे के अंदर चले जाते हैं और फिर से बारी बारी से ये दोनों ही इस लड़की के साथ गलत काम करने लग जाते हैं। ये गलत काम आज भी उस समय तक किया जाता है, तब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता। जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद निकुल जमींदार और उसका दोस्त जगदीश दोनों ही दरवाजा खोलकर बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं और अपनी बैठक में जाकर शराब पीने लग जाते हैं। करीब 4 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है और बेटा अंकुश जो बाबूलाल का लड़का होता है, 15 साल का होता है, वो स्कूल से पढ़ाई करके अपने घर लौट आता है। लेकिन बीच रास्ते में पड़ोसी राधे मोहन इसको मिल जाता है। राधे मोहन इस लड़के को अंकुश को कहने लगता है कि अंकुश तुम्हारे घर में बहुत गलत काम होता है। अब जो निकुल जमींदार है वे उसके जो दोस्त है जगदीश तुम्हारे घर के अंदर आता है और तीसरे चौथे दिन आता रहता है और तुम्हारी बुआ बिमला के साथ गलत काम करता है। जैसे ही अंकुश इस बात को सुन लेता है तो अंकुश को काफी गुस्सा आने लग जाता है। अंकुश दौड़कर अपने घर के अंदर चला जाता है और फिर देखता है कि उसकी बुआ बिमला बेड पर बैठी हुई रो रही होती है। अंकुश अपनी बुआ बिमला से पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है, मुझे बताने की कोशिश करो। बिमला चुपचाप रहती है, बिमला कुछ नहीं बताती है। इसके बाद जो लड़का अंकुश होता है अपने पिता बाबूलाल के पास फोन कॉल करता है। बाबूलाल को सारी बात बताई जाती है और फिर आधे घंटे के अंदर ही बाबूलाल भी घर पर आ जाता है। जैसे ही बाबूलाल घर पर आता है तो अपनी बहन बिमला से पूरी बात पूछने की कोशिश करने लग जाता है। बिमला भी फिर कुछ नहीं बताती। इसके बाद बाबूलाल अपनी बहन पर दबाव डालने लग जाता है। बाबूलाल जब उससे पूछने की कोशिश करता है तो बिमला रोने लग जाती है। रोते रोते अपनी पूरी कहानी को अपने भाई बाबूलाल के सामने रख देती है। बाबूलाल को इस पर बेहद गुस्सा आने लगता है। जब इन दोनों के बीच ये बातचीत चल रही होती है तो 14 साल का लड़का अंकुश भी इन सारी बातों को सुन रहा होता है। उसके मन में इन बातों का गहरा असर पड़ जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच ये बातचीत चल रही होती है तो वह बाबूलाल की पत्नी भी घर आ जाती है और बाबूलाल की पत्नी को इस बात के बारे में पता चलता है कि आज निकुल और जमींदार का दोस्त जगदीश घर पर आए थे और बिमला के साथ उन दोनों ने गलत काम किया है। तो वे वहां पर सरोज देवी भी रोने लग जाती है। सरोज देवी रोते रोते अपनी पति बाबूलाल को अपनी पूरी कहानी के बारे में बताना शुरू कर देती है। अब इन दोनों के साथ जब गलत काम किया तो ये सब पता लग जाता है। बाबूलाल को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह सोचने लग जाता है कि इन दोनों के को आज ही आज खत्म कर दूंगा। बाबूलाल अपनी बहन बिमला और अपनी पत्नी सरोज को कहने लगता है कि घर में कोई छोटा मोटा हथियार है तो मुझे दे दो, लेकिन दोनों इसको मना कर देती हैं, नहीं हथियार कोई नहीं है। अपने घर में तलाशना शुरू कर देता है, आखिरकार इसको एक गणासा मिल जाता है। इसके बाद जो उसका बेटा
14 साल का अंकुश होता है, वह भी किसी छोटे मोटे हथियार को तलाशने लग जाता है और उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू बहुत पहना होता है वो। ये दोनों इस घर से बाहर निकल जाते हैं। बिमला और सरोज इनको रोकती रह जाती है, लेकिन बाप बेटे दोनों रुकने वाले नहीं होते हैं। दोनों थोड़ी दूर तक चलते हैं। अब अपने बेटे को रोकने लगता है कि बेटा तुम घर चले जाओ, मैं इन दोनों को आज काम तमाम कर दूंगा। लेकिन अंकुश नहीं मानता। अंकुश एक साहसी और निडर लड़का होता है, अपने बाप के साथ चल पड़ता है और फिर इसके बाद ये बाप बेटे दोनों इस जमींदार निकुल की बैठक में पहुंच जाते हैं। आज के समय में निकुल जमींदार और पुलिस दरोगा जगदीश दोनों शराब के नशे में धुत होकर टल्ली होकर चारपाई पर लेटे हुए थे। जब बाप बेटे दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो बाबूलाल को मौका मिल जाता है। बाबूलाल इन दोनों को आवाज तक नहीं लगाता और जाते ही वह गणासी से इस निकुल जमींदार की गर्दन पर मार देता है। 3-4 गणासियां मारी जाती है। निकुल मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। तब तक बाबूलाल का बेटा अंकुश भी उसके दोस्त को जो है चाकू से कई बार कर देता है। इसके बाद पिता बाबूलाल होता है, इस गणासी को उसकी गर्दन पर मार देता है। मौके पर दोनों की मौत हो जाती है। जब तक गांव के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर बाबूलाल और उसका 15 साल का जो बेटा अंकुश होता है, वह बहुत बड़ी रस्सी पड़ी होती है, उसी रस्सी को उठाकर ये दोनों बांधकर पास में ही एक नीम का पेड़ होता है, उस पर लटक चुके होते हैं। दोनों की लाश नीम के पेड़ पर लटक रही होती है। पूरे गांव के लोग दहशत में आ जाते हैं। लोग इस पूरे घटनाक्रम को देखते ही हैरत में पड़ जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बाबूलाल और उसका बेटा अंकुश आखिरकार इन दोनों ने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया है। किसी को कुछ नहीं पता था और इसके बाद गांव वाले जब पुलिस को इस बात के फोन करते हैं, गांव के अंदर बुलाते हैं, तो पुलिस तकरीबन आधे घंटे के बाद गांव में पहुंचती है और गांव में पुलिस जब आती है तो इन दोनों के सांप नीम के पेड़ पर लटके हुए थे। इन दोनों के सांप को बरामद कर लिया जाता है। फिर इन दोनों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। दूसरी तरफ बाप बेटा दोनों फरार हो जाते हैं, लेकिन एक दिन के अंदर ही पुलिस उन बाबूलाल और उसके बेटे अंकुश को पकड़ने में सफल हो जाती है। जैसे इन दोनों को पकड़ लिया जाता है तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और फिर बाबूलाल से पूछताछ की जाती है। बाबूलाल अपनी पूरे परिवार की कहानी को पुलिस के सामने बयां करता है। उसके बाद बताता है कि इन लोगों ने मेरे परिवार के साथ जो है इस तरीके से नीच हरकत की थी। मेरी बहन और मेरी पत्नी के साथ इन दोनों ने मिलकर नीच हरकत की थी। जब इस नीच हरकत का ही मैंने इन्हें दंड दिया है। अब दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब इनको क्या सज़ा सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों क्या अंकुश ने और इसके पिता बाबूलाल ने इन दोनों के साथ अच्छा किया या बुरा किया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपनी सिटी का नाम हमारी वीडियो के कमेंट में जरूर लिखना, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपका नाम ले सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।